प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 1 कक्षा 11वीं के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्न पढ़ा था कि भारत में पशुपालन की कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा। आज समझेंगे हम प्रश्न को। केंद्रित ग्राम योजना के उद्देश्य लिखिए। तो केंद्रित ग्राम योजना के उद्देश्य निम्नलिखित है। उत्तर में लिखेंगे हम नंबर 1, गायों एवं भैंसों की नस्ल सुधार प्रक्रिया को त्वरित करना। शीघ्रता से केंद्रीय ग्राम योजना जो सरकार ने निकाली है उसमें क्या कार्य करा रही है सरकार शीघ्रता शीघ्र गायों एवं भैंसों जो भी प्रजनन संबंधी टीका लगाया जाता है उस टीके में नस्ल सुधार, अच्छी दुधारू नस्ल की गाय एवं भैंसों की नस्लें तैयार करने के लिए अच्छी गायों एवं भैंसों की नस्ल सुधार प्रक्रिया को त्वरित प्रारंभ कर दिया गया। त्वरित करना। दूसरा, उत्तम सांडों को पालना तथा उनके जनन द्रव्य को सुरक्षित रखना। तीसरा, कृत्रिम गर्भाधान विधि द्वारा वांछित प्रजनन को बढ़ावा देना। है ना? हमारे यहाँ पशु चिकित्सालय में भी कृत्रिम गर्भाधान केंद्र आ गया है। तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्र विधि द्वारा वांछित प्रजनन को बढ़ावा देना। दूसरा प्रश्न, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखिए। भारत में पशुओं की हीन दशा के क्या कारण हैं? हम देख रहे थे ऊपर भी हमने पढ़ा भारत में पशुओं की दशा सुधारने के उपाय। तो हीन दशा के कारण यहाँ पर भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण निम्नलिखित है। पहला, अच्छे चारे एवं पौष्टिक तत्वों की कमी, तो इसको दूर करेंगे। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सुविधाओं और दवाओं की भी कमी है। स्वास्थ्य सुविधाओं की यहाँ कमी है, इसके कारण भारत में पशुओं की हीन दशा है। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु धन की कमी, हमारे यहाँ के किसान बहुत गरीब है, इसके कारण वो संतुलित आहार उन्हें नहीं दे पाते हैं, आवास भी नहीं दे पाते हैं। चौथा, नस्ल सुधार संबंधी जागरूकता की कमी, नस्ल सुधार करने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षणों की कमी है। पांचवा, अनुपयोगी पशुओं की अधिकता, हमारे यहाँ पर उत्पादन देने वाले पशु कम और अनुत्पादक पशु ज़्यादा मात्रा में पाले जाते हैं, इसके कारण भी हीन दशा है। क्यों? क्योंकि चारा ज़्यादा मात्रा में खर्च हो जाता है। छठवां है किसानों की निर्धनता और सातवां है कुप्रबंध, हमारे यहाँ इस प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है किसानों को, है ना, या किसान भी उपेक्षा करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं की, तो ये सही प्रकार से पशुपालन हेतु प्रबंध नहीं कर पाते। तो इसके कारण इन 7 बिंदुओं के कारण भारत में पशुओं की हीन दशा है। और भी कारण है, परंतु हमने 3 अंक का प्रश्न है इसलिए इसको 6-7 बिंदु तक बढ़ाया है। आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, इस प्रकार से जो पशुपालन हो रहा है, हम इनकी दशा सुधारने के लिए पशुपालन विषय का अध्ययन कर रहे हैं। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या योगदान है? तो उत्तर लिखेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का योगदान। पहला, पशुओं से प्राप्त कच्चे माल, पशुओं से प्राप्त कच्चे माल में क्या क्या आएगा? दूध, मांस, ऊन, हड्डियाँ, चर्म। पशुओं से प्राप्त कच्चा माल, दूध, मांस, ऊन, हड्डियाँ, चर्म को परिष्कृत करने के पश्चात उनसे विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार
कर राष्ट्रीय आय बढ़ाना। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के योगदान में पहला योगदान पशुपालन का आता है कि पशुओं से प्राप्त कच्चे माल दूध, मांस, ऊन, हड्डियाँ, चर्म को परिष्कृत करने के पश्चात उनसे विभिन्न बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, जैसे दूध से हम दही बनाएंगे, दही बेचेंगे, है ना, पनीर बेचेंगे, मावा बेचेंगे या मिठाई बना करके बेचेंगे। इस प्रकार से पशुओं से प्राप्त कच्चे माल के अच्छे से अच्छे उत्पाद बना करके बेशकीमती उत्पाद तैयार कर राष्ट्रीय आय बढ़ाएंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योगों, रोजगार सृजन में अहम योगदान देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से जुड़े उद्योग जितने भी हैं उनको सृजित करके बना करके अहम आय बढ़ाने में योगदान प्रदान करते हैं। तीसरा, भारतीय कृषि कम यांत्रिक है, अतः अधिकांश कृषि कार्य पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं। कम यांत्रिक कृषि होने के कारण आज भी परंपरागत कृषि की जा रही है, तो इसमें क्या होता है, अधिकांश कृषि कार्य पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं, तो ये हमारी आय बढ़ाते हैं। चौथा है पशुओं से प्राप्त जैविक खाद कृषि उत्पादन में वृद्धि करती है। तो आजकल हम देख रहे हैं रासायनिक खादों का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होने से खूब सारे रोग जन्म ले रहे हैं। पशुपालन जितना बढ़ावा मिलेगा, जैविक खाद उतना ज़्यादा उत्पादित होगा और जैविक खाद उत्पादित होने से हमारी मृदा बच जाएगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम आएगी। अन्यथा हमारी रासायनिक खाद डालने से हमारी भूमि एक दिन बंजर बन जाएगी। तो पशुओं से प्राप्त जैविक खाद कृषि उत्पाद में वृद्धि कराती है। अगला प्रश्न आता है, भारत में पशु प्रजनन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। तो भारत में पशु प्रजनन की कौन कौन सी समस्या है? पहला बिंदु हमने पढ़ा था कि पशुओं की दशा सुधारने के लिए हम क्या उपाय करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आया था कि प्रजनन में सुधार कराएंगे। तो भारत में पशु प्रजनन की प्रमुख समस्या है, पहला पशुपालकों की पशु प्रजनन में अरुचि। डॉक्टर कितना ही प्रशिक्षण दे दे, कितना ही समझाए गांव में जाकर के किसानों को, उसके बाद भी हमारे यहाँ के किसान क्या करते हैं कि वे यांत्रिक कृषि नहीं करने के कारण, वैज्ञानिक कृषि नहीं करने के कारण पशु प्रजनन में अरुचि दिखाते हैं। कैसे उत्पादन बढ़ेगा? दूसरी समस्या क्या आ रही है? पशुपालकों को प्रजनन के लाभ का ज्ञान न होना। पशुपालक जो है वो कृषि सब्जेक्ट करके पशुपालन कर ही नहीं रहे, तो पशुओं की थ्योरी क्या है उन्हें मालूम ही नहीं है, टेक्निक मालूम ही नहीं है, तकनीकी ज्ञान ही नहीं है ना। तो पशुपालकों को प्रजनन के लाभ का ज्ञान नहीं होने के कारण लापरवाह प्रजनन हो रहा है, उन्नत नस्ल नहीं आ पा रही है, दूध की कमी हो रही है, पाउच के दूध पर निर्भर होना पड़ रहा है। तीसरा, प्रजनन के लिए उत्तम सांडों का अभाव। हमारे यहाँ देख रहे हम भारत में पशु प्रजनन की प्रमुख समस्या यह है कि विदेशों से उन्नत किस्म की, उन्नत नस्लों की सीमन तो आ जाती है परंतु सांड नहीं आ पाते। तो प्रजनन के लिए गांव-गांव हर चिकित्सा केंद्र पर उन्नत नस्ल के सांड का अभाव होने के कारण उचित प्रजनन की समस्या है। चौथा, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की कमी। प्रशिक्षित कार्यकर्ता यानी उन्हें पानी किस प्रकार से स्वच्छ देना चाहिए, कितना देना चाहिए,
चारा कितना देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, कब उन्हें चारा नहीं देना चाहिए। जिस समय हम उनसे उत्पाद प्राप्त करते हैं दूध के रूप में, तो उसका भी प्रशिक्षण नहीं है ना, कि किस रूप में उनसे कितनी मात्रा में उत्पाद प्राप्त करें। तो प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की इस उद्योग में कमी होने के कारण उचित प्रजनन नहीं हो पा रहा है। अब चलते, इसमें से भी 3 अंक के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अति लघुत्तरीय में से। भले ही ये 2 अंकों के प्रश्न है, इसको 3 नंबर का बना सकते हैं। तो पहला प्रश्न आता है, पशुओं की खाल से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। कि पशुओं की चर्बी से यानी खाल से, पशुओं की खाल जो होती है चमड़ा, उससे कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। तो कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा ही होगा इसको। तो कि पशुओं की खाल एवं चर्म से बनने वाले उत्पाद निम्नलिखित है। एक बेल्ट, देख रहे हैं हम, बेल्ट का शौक बहुत अधिक करते हैं बच्चे, तो बेल्ट बनाने में। दूसरा अटैचिया, जूते, बैग, जो पानी पीने की मशक होती है ना, मशक, ढोलक, नगाड़े, जैकेट आदि बनाने में पशुओं की खाल का उपयोग होता है। दूसरा प्रश्न, पशुओं के सींग एवं खूर से बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। सींग और खूर से कौन कौन से उत्पाद बनते हैं। हमने कहा था ना कि कृषि आधारभूत उद्योग है, सारे कारखाने जो है वह कृषि पर ही निर्भर है। तो इसलिए इस उद्योग में प्रशिक्षित व्यक्तियों का होना बहुत अनिवार्य है। तो पशुओं के सींग एवं खूर से बनने वाले उत्पाद है, पशुओं के सींग एवं खूर से बनने वाले उत्पादों में बटन, बटने जो हम शर्ट में लगाते हैं, काहे की होती है, वह पशुओं से के सींग और खुरों से बनती है। बटन, कंघी, सभी घरों में 2-2, 3-3 प्रकार की कंघियाँ यूज करते हैं। तो यह कंघी पशुओं के सींग और खुरों से बनाई जाती है। चाकू के हत्थे, सब्जी काटने के काम में जो चाकू लेते हैं, इनके जो हत्थे होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। उर्वरक, उर्वरक यानी जितने भी जैविक उर्वरक है वह पशुओं के शेष बचे वाले सींग एवं खुरों से। प्लास्टर की सामग्री, है ना, आदि उत्पाद बनते हैं। अगला प्रश्न, पशुओं की चर्बी से बनने वाले 3 उत्पादों के नाम बताइए। ऊपर था पशुओं की खाल से बनने वाले, अब आएगा यह पशुओं की चर्बी से बनने वाले 3 उत्पादों के नाम लिखिए। तो पशुओं की चर्बी से मुख्यतः मोमबत्ती, ग्रीस एवं साबुन बनते हैं। लोग बाग अच्छे अच्छे संतूर साबुन जैसे यूज़ करते हैं ना, काय से बनते हैं, वह पशुओं की चर्बी से बनते हैं। मोमबत्ती से जन्मदिन मनाते हैं ना, पशु की चर्बी से, और वही उसका शेष भाग ग्रीस के काम में आता है। प्रश्न अगला, पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताओं को बताइए। पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकताएं कौन कौन सी है। तो पशुपालन व्यवसाय की मुख्य आवश्यकता है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस। पशुपालन करने के लिए क्या क्या लगेगा। कोई भी उद्योग खोलने के लिए अर्थशास्त्र के ये 5 साधन है ना। अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो ये 5 साधन लगेंगे ही। तो उसमें हम पशुपालन द्वारा जब हमारी आय बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रीय आय को बढ़ा रहे हैं, तो अर्थशास्त्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मुख्य आवश्यकता पहला भूमि है ना। भूमि रहेगी तब तो हम पशुशाला बनाएंगे, तभी हम चारा उत्पादित करेंगे, चारे की व्यवस्था करेंगे। फिर दूसरा
प्रशिक्षित श्रमिक लगेंगे हमें। पशुपालन को समझने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता, है ना। तो भूमि के मिल जाएगी तो फिर हम श्रमिक खोजेंगे, श्रमिक भी मिल जाएंगे, फिर पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, तो और अधिक धन कमाने के जो काम आए उसको पूंजी बोलते हैं। तो जितनी भी पूंजी है उसको हम पशुपालन में लगा करके और अधिक उत्पादन प्राप्त करके, अगर पूंजी प्राप्त हो गई तो भूमि का उपयोग हो जाएगा, श्रम का उपयोग हो जाएगा, पूंजी का भी हम सदुपयोग कर पाएंगे। अब कैसे होगा यह कार्य? संगठन के द्वारा, है ना। तो संगठन यानी चारा उगाने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता, चारा काटने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता, चारा देने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता, है ना। फिर पशुओं की देखरेख करने वाले उचित कार्यकर्ता, और फिर गायों से दूध निकालने वाले प्रशिक्षित कार्यकर्ता जो संक्रमण को न फैलने दे, बीमार गायों को न होने दे, उत्पादन को बढ़ाए, ऐसा संगठन जमाएंगे। और फिर दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे दही बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए वहीं पर ही पशुशाला में ही हमें दूध डेयरी बनाना पड़ेगा, जिससे मिठाई तक के उत्पाद वहाँ बना करके बाज़ारों में उतारे। ऐसा संगठन चाहिए। और फिर इसमें पैसा लगाने वाला साहसी चाहिए। तो ये 5 पशुपालन की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं भारत में लापरवाहपूर्ण पशुपालन होता है ना। ये बेचारे उसी पशुओं के पैरों पर पैर रख करके चल रहे हैं, दूसरे पशु की बीमारी लगती है, एक दूसरे से अंतर नहीं है, एक दूसरे से सट कर के चलते हैं, तो चर्बी वाले जो जीवाणु हैं इनके चर्बी पर, है ना, बालों पर, वो एक दूसरे को लगते हैं, उनके रोग लगते हैं। जहाँ पर बीमार पशु चर रहा है वहीं पर स्वस्थ पशु चरते हैं तो उनके रोग इन्हें लगते हैं। तो ऐसा पशुपालन ये प्रारंभिक अध्ययन में दिया हुआ है। तो हीन दशा कैसे पशुओं की है, कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं, प्रजनन संबंधी किस प्रकार की हमारे यहाँ सुविधाएं हैं, यह सब ये लापरवाहपूर्ण जो पशुपालन दिख रहा है इसमें हम देख रहे हैं, है ना। तो इसको तकनीकी रूप में, अभियांत्रिकी रूप में पालन पोषण करने के लिए हम देख रहे हैं, पशुपालन विषय का सहारा ले रहे हैं। अगले PDF में हम पढ़ेंगे उत्तम सांड योजना क्या है और गाय की उन विदेशी नस्लों के नाम जिनके सांडों का प्रयोग देसी नस्ल की गायों को गर्भित करा करके नस्ल सुधार के लिए किया जाए। तो ऐसी नस्लों के नाम पढ़ेंगे। धन्यवाद।